हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा उपराष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में जो इस्तीफ़ा दिया गया है श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो उनके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने इस्तीफ़ा आखिर क्यों दिया और उनके इस्तीफ़े देने पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक मामले काफ़ी ज़्यादा उभर रहे हैं, तो उनको हम देखेंगे। फिर राष्ट्रपति की और जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले सुनाए हैं, क्योंकि अभी जो तमिलनाडु का जो पीछे विवाद हुआ था उसको लेकर राष्ट्रपति ने सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से अपनी शक्तियों को लेकर, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद है वानुआती परवाल द्वीप समूह है एक, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। धनखड़ रेजिग्नेशन नोटिफाइड बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिमेन, मतलब कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन तो नोटिफाई कर दिया लेकिन फिर भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल फिर भी उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ थे उनके इस्तीफे की अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है और जिसमें संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उनके इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A, ये एक खंड है, 67 का A खंड जो है उसमें ये कि प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति चाहे तो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे सकता है। उन्होंने कारण क्या बताया, उन्होंने कहा कि मेरे कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है और ये इस्तीफ़ा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने सौंपा है। उनके इस्तीफे के बाद जो है हरिवंश नारायण सिंह, इसको राज्यसभा का कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो दो पद संभालता है। एक तो जो राज्यसभा का चेयर, जो उपराष्ट्रपति बनता है, जो भी सिलेक्ट किया जाता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बन जाता है, उसको सभापति यानी कि चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। तो इसी तरह जो अभी धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद जिनको कार्यवाहक कि टेम्परेरी बोल सकते हैं, जो उनको कार्यवाहक इनको नियुक्त किया गया हरिवंश नारायण सिंह को। और संविधान के अनुसार नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है 60 दिनों के भीतर होना आवश्यक है, कि 2 मंथ के बीच में अभी जो नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। अब इस पर सवाल क्या क्या उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस्तीफे की टाइमिंग आखिर क्या थी। तो धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र को पहले दिन को संबोधित किया था और उनको कार्यवाहक का संचालन किया था और उनका जो वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नहीं, फिर भी वो हेल्दी थे, कि ऐसा नहीं है कि कहीं वो बीमार हो या कुछ भी है ना, एकदम से ऐसी न्यूज़ आ जाना। सुबह को अगर कोई व्यक्ति अपना कि भाषण देता है किसी भी संसद के किसी भी सत्र में और शाम को वो कहते कि मुझे इस्तीफ़ा देना, या वो इस्तीफ़ा दे देता है, तो इस पर काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो फिर भी जिस दिन उन्होंने मानसून सत्र को संबोधित किया था उसी दिन शाम को इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं। विपक्ष जो है, विशेष रूप से जो कांग्रेस है विपक्ष, अभी उन्होंने अचानक फैसले पर काफ़ी सवाल उठाए हैं, क्योंकि धनखड़ ने दिन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की थी और अगले दिन बैठक की उन्होंने योजना भी बनाई थी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कारणों पर संदेह उठ रहा है, धनखड़ ने अपने इस्तीफे में कहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए ये इस्तीफा दिया है। उनके भतीजे जो हरिंदर धनखड़ ने बताया कि मार्च 2025 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। साथ ही पिछले महीने उत्तराखंड में उन्हें काफ़ी हेल्थ को लेकर इश्यूज हो रहे थे और विपक्षी नेता जिसमें जयराम रमेश, अखिलेश प्रसाद सिंह और इमरान मसूद ने ये दावा किया कि दिन भर तो वो स्वस्थ दिखे थे और शाम को अचानक उनको ऐसा कुछ हो जाना या उनके इस्तीफे की खबर सामने आ जाना, ये बात उनको कुछ जचती नहीं है। तो इसी तरह इस पर सवाल उठ रहा है। इसके अलावा एक राजनीतिक दबाव की बात भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं उन पर राजनीतिक दबाव बनाया गया है इस इस्तीफे को देने के लिए। कांग्रेस सांसद जो है नीरज डांगी, उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में लिया गया ये फैसला है कि उनके द्वारा सरकार ने उनको मजबूर किया है, जबकि अशोक गहलोत ने कहा है कि इसके पीछे की असल वजह जो है RSS है, बीजेपी या प्रधानमंत्री जानते होंगे। तो कुछ ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री, बीजेपी पार्टी या फिर RSS के द्वारा श्री जो जगदीप धनखड़ है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट, तो उन पर दबाव बनाया गया है
कुछ नेताओं ने इसे शीर्ष नेतृत्व के साथ टकराव से जोड़ा है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि उनके जो ये कार्यकाल था वो काफ़ी विवादास्पद रहा है और इसी वजह से उनको मजबूर किया गया है इस्तीफा देने के लिए। इसके अलावा जस्टिस वर्मा का जो महाभियोग प्रस्ताव चला जा रहा है, इम्पीचमेंट प्रोसेस है जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ, तो उसके साथ भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो सोमवार को धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था बिना सरकार को इसकी जानकारी दिए, जबकि सरकार जो है लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने की रणनीति बना रही है कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इससे क्या सत्तारूढ़ दल हैरान रह गया और कुछ का मानना है कि ये कदम उनके इस्तीफे का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो विपक्ष का बदला रुख है, विपक्ष जो पहले धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करता था या बात करता था, अब उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है। गौरव गोगोई, संजय राउत और डिम्पल यादव जैसे जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि धनखड़ का इस्तीफा दबाव या किसी बड़ी सियासत का नतीजा हो सकता है कि सुबह को कोई व्यक्ति कोई योजना बनाता है कल के लिए या फिर कोई किसी सत्र को संबोधित करता है और शाम को एकदम से वो इस्तीफा देने की बात कर देता है, तो ऐसे में मन में काफ़ी सवाल उठते हैं। अब देखिए इस पर सरकार की चुप्पी भी है। सरकार चुप क्यों है इस उनके इस्तीफे देने पर? बीजेपी ने इस मामले पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने कोई भी अपने कोई भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है सामने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। जब उन्होंने एक ट्वीट किया था, सिर्फ उन्होंने उनकी अच्छी हेल्थ के लिए ही प्रे किया था, जबकि जो जेपी नड्डा है BAC बैठक में अनुपस्थित की सफाई दी थी। सरकार ने ये चुप्पी और विपक्ष के आरोपों ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। मतलब सरकार चुप है और जो विपक्ष के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उस पर फिर भी सरकार चुप है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब सवाल उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो रहस्य है इस्तीफा देने के पीछे वो गहरा हो सकता है। अब अगर हम थोड़े उपराष्ट्रपति के मतलब उनकी शक्तियों को देखें तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है और उसको मतलब कि जो वो संबोधित करता है, राज्यसभा की कोई भी बैठक होती है उसका सभापति रहता है और उसको संबोधित करता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो फिर उपराष्ट्रपति जो होता है या फिर हम उसे कह सकते हैं जो सभापति होता है राज्यसभा का, तो उसको मतलब वो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति की होती है वो उपराष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा मतलब इकलौता कह लीजिए अध्यक्ष है राज्यसभा का जो कि राज्यसभा के मेंबरों के द्वारा नहीं चुना जाता, ये डायरेक्ट मतलब राष्ट्रपति के द्वारा इसका चुनाव होता है और ये राज्यसभा के जैसे लोकसभा के मेंबरों में से ही स्पीकर को चुना जाता है, उसी तरह राज्यसभा के मेंबरों से ये नहीं चुना जाता, इसको बाहर से अपॉइंट किया जाता है। अब हमारी जो सेकंड न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर स्टेट्स ऑन प्रेसिडेंट गवर्नर्स पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस दिया है स्टेट को कि जो राष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल है उनकी शक्तियां आखिर क्या हैं, क्योंकि इन पर सवाल मतलब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं, विशेष रूप से विधेयकों पर जो निर्णय लेने की समय सीमा मतलब एक समय सीमा तय कर दी गई, उसको लेकर केंद्र सरकार सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये नोटिस जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजे गए 14 संवैधानिक प्रश्नों के जवाब में जारी किए गए हैं। जब तमिलनाडु का विवाद हुआ था कि तमिलनाडु के जो बिल थे गवर्नर के द्वारा पास नहीं किए गए थे, 10 से 12 करीब बिल थे और उनको 3-4 साल तक पास नहीं किया गया था और उन्होंने एक बार तो उसको मतलब पुनर्व्याख्या के लिए वापस भेज दिया था जो मतलब विधानमंडल में। उसके बाद फिर से जब विधानमंडल ने गवर्नर के पास वो बिल भेजे तो गवर्नर ने फिर उसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रिजर्व रख लिया था। तो इसी तरह फिर उन्होंने याचिका दायर की थी विधानमंडल के द्वारा और फिर सवाल पूछे गए थे जो मतलब उनकी शक्तियों पर लिमिटेशन लगा दी गई थी समय सीमा पर कि आपने 6 महीने या फिर 3 महीने के भीतर ही इस बिल पर फैसला सुनाना होगा। तो इस प्रस्ताव पर जो भी आपकी मंजूरी ना मंजूरी है उसको बताना होगा। तो इसी तरह फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सवाल पूछे गए थे कि आखिर क्या राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है वो बाधित है किसी भी फैसले को सुनाने के लिए। तो इसी तरह अब उसके जवाब में ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें विधेयकों की मंजूरी की समय सीमा और अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या शामिल की गई है।
ये मामला जो है तमिलनाडु सरकार की याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें राज्यपाल पर विधेयकों को रोकने का आरोप लगाया गया था। अब देखिए अनुच्छेद 200 क्या कहता है, उस पर विस्तार से बात करते हैं। अनुच्छेद 200 जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों को परिभाषित करता है। विशेष रूप से राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उनके संबंध में जो राज्यपाल की शक्ति है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? विधेयक को स्वीकृति देना। राज्यपाल जो है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, जिसके बाद वह फिर कानून बन जाता है। इसके अलावा और क्या प्रावधान है? स्वीकृति रोकना, रोक भी सकता है, इनकार भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उचित कारण बताना होगा। यह शक्ति जो है सीमित परिस्थितियों में यूज़ की जाती है, जैसे कि विधेयक संविधान के खिलाफ हो। अगर जो विधेयक है, जो भी मतलब जो विधेयक पारित किया गया है वो अगर कानून के खिलाफ होता है तो फिर उस पर जो मतलब कि उसको रोक सकता है राज्यपाल। विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाना, दोबारा फिर से लौटा सकता है, लेकिन मनी बिल को छोड़कर। मनी बिल को नहीं वापस लौटाया जाएगा, तो राज्यपाल बाकी सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन यदि विधानमंडल उसे फिर से पारित कर देती है सुझावों के साथ या उसके बिना, तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी होगी। तो उसके बाद राज्यपाल बाधित हो जाता है कि उसको आपने स्वीकार करना है। अब देखिए राष्ट्रपति के पास भेजना, या तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, विशेष रूप से तब जब उसे लगता है कि विधेयक संविधान के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंधों या राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा निर्णय में समय सीमा का अभाव था। अनुच्छेद 200 में विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा, कोई लिमिट नहीं तय की गई थी, जिसके कारण राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने की शिकायतें सामने आती थी कि काफ़ी लंबे समय तक जो राज्यपाल है वो विधेयक को पारित नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो समाज कल्याण के फैसले या कानून है वो जल्दी से नहीं बन पाते, ना ही लागू हो पाते हैं। ये मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और जो अभी नोटिस आया ये उसी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप आता है। तमिलनाडु का मामला आखिर क्या है? तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि राज्यपाल RN रवि ने, वहाँ के जो तमिलनाडु के राज्यपाल गवर्नर है, उन्होंने कई विधेयकों को या तो लंबित रखा है या फिर राष्ट्रपति को भेजा है, जो कि संवैधानिक रूप से अनुचित था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को कहा था कि राज्यपाल का विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध था और 3 महीने की समय सीमा तय की गई थी कि 3 महीने के भीतर राज्यपाल को फैसला सुनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट ने 200 और 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या की है। केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा है। कोर्ट यह तय करना चाहता है कि विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा होनी चाहिए। राज्यपाल की विधेयकाधीन शक्तियों की समय सीमा क्या है? तो ये सब कुछ मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस में बात कही गई है। इसके अलावा जो विवेकाधीन शक्तियाँ अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो है कुछ हद तक अपनी समझ के अकॉर्डिंग कोई फैसला दे सकता है, कोई प्रस्ताव पारित कर सकता है, अपना निर्णय रख सकता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही काम करना होगा। एक समय सीमा होती है संविधान की, उसके भीतर ये काम करने होंगे। उनकी भूमिका औपचारिक है, ना कि स्वतंत्र निर्णय लेने वाली, मतलब कि वो अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसके अलावा संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो अनुच्छेद है केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। यदि अगर राज्यपाल बिना कोई कारण बताए विधेयकों को रोक देता है या फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो ये जो है राज्य की विधायी स्वायत्ता को कमज़ोर कर सकता है कि जो राज्य की स्वायत्ता मतलब थोड़ी आज़ादी मिली उसको निर्णय लेने की, उसको कमज़ोर करने का ये एक माध्यम हो सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है? कोर्ट ने ये कहा है कि राज्यपाल द्वारा जो विधेयक है उसको अनिश्चित काल यानी कि लंबे समय तक उसको पेंडिंग रखना संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने जैसा है। उदाहरण के लिए पंजाब, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इस मुद्दे पर कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस भी राज्य में जो केंद्र सरकार के अलावा किसी और की गवर्नमेंट होगी तो वहाँ पर अक्सर ऐसे मामले देखे जाते हैं कि जो राज्यपाल रहता है उसके द्वारा जो प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है कि राष्ट्रपति या फिर सेंटर का एक एजेंट के रूप में काम करता है कि वो सरकार के मतलब उसको
वो सरकार का साइड होता है या फिर सरकार के तरफ उसका रुख ज़्यादा रहता है। तो इसी तरह ये ज़्यादातर ऐसे मामले उन स्टेट्स में देखे जाएंगे जिनमें जो केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग है। तो ऐसे मामले हमें अभी जो तमिलनाडु में देखने को मिला, इसके अलावा पंजाब, केरल में भी ये सब ऐसे विवाद देखने को मिलते रहते हैं। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्रॉम डाइंग रीफ्स टू फ्लडेड ग्रेव्स वानुआतू इज लीडिंग अ ग्लोबल क्लाइमेट केस। वानुआतू के बारे में हम जानेंगे। वानुआतू क्या है? एक छोटा सा प्रशांत द्वीप है, राष्ट्र है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। भौगोलिक रूप से भले ही वो छोटा है, मतलब फिजिकली रूप से छोटा है, लेकिन आर्थिक रूप से ये सीमित हो। इसकी जो भेद्यता है यानी कि समुद्र के बढ़ता सत्र, प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल रीफ्स का क्षरण और चरम मौसमी घटनाओं का सामना ने इसे जलवायु परिवर्तन में प्रभावों को उजागर करने, वैश्विक कार्रवाई की मांग करने के लिए एक शक्तिशाली आवाज़ बनाया है। मतलब कि वानुआतू जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है। आप देख सकते हैं ये है एक प्रशांत महासागर में ये एक द्वीप है। वानुआतू की जलवायु चुनौतियाँ क्या क्या है? मरती हुई चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। वानुआतू की जो प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल रीफ्स जो होती है, जो कि जैव विविधता और मछली पालन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समुद्र के तापमान में वृद्धि होने के कारण अम्लीकरण यानी कि ओशन एसिडिफिकेशन के कारण ये नष्ट हो रही हैं। ये स्थानीय आजीविका खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। उसके अलावा जलमग्न कब्रें और बस्तियाँ, समुद्र के सतह में वृद्धि हुई जिससे जो कोस्टल एरियाज हैं यानी कि तटीय क्षेत्र, कब्रिस्तान, गांव का जलमग्न होना एक वास्तविकता बन चुका है। कुछ समुदायों को पहले ही उच्च भूभाग पर स्थानांतरित करना पड़ा है। मतलब कुछ ऐसे समुदाय हैं वहाँ पर, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो रहती हैं उनको उच्च भूभाग पर ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा चरम मौसम, वानुआतू जो है चक्रवात तूफानों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ इस क्षेत्र में चक्रवात तूफान काफ़ी देखे जाते हैं। 2015 का चक्रवात पाम जो आया था, देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा वैश्विक नेतृत्व में वानुआतू की भूमिका आखिर क्या है पूरे विश्व के संदर्भ में? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह वकालत करता है। वानुआतू ने संयुक्त राष्ट्र और जो बाकी वैश्विक मंच हैं उन वहाँ पर छोटे द्वीपीय राष्ट्रों की आवाज़ को बुलंद किया है। ये छोटा द्वीप है लेकिन फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बड़े उत्सर्जक देशों से उत्सर्जन में कटौती, वित्तीय सहायता की मांग करता रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जलवायु परिवर्तन के कानूनी परिणामों पर सलाहकारी राय की मांग की है कि हमें कोई सलाहकारी राय दी जाए ताकि जलवायु क्षति के लिए जिम्मेदार देश को जवाबदेह ठहराया जा सके। तो ये काफ़ी मतलब चर्चा में बना रहा है। पेरिस समझौते में भी इसका योगदान रहा था। वानुआतू ने पेरिस समझौते 2015 के तहत जलवायु लक्ष्यों का समर्थन किया था और स्वयं अक्षय ऊर्जा को अपनाने की दिशा में काफ़ी कदम उठाए थे। इसके अलावा लॉस एंड डैमेज भी हुआ है इसका। वानुआतू उन देशों में सबसे ज़्यादा आगे है जो कि जलवायु परिवर्तन को जो भी होने वाली अपरिवर्तनीय हानि होती है, कोई भी लॉस होता है, उसके लिए वित्तीय मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये कोप सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना के लिए जोर दे रहा है। तो वानुआतू भले ही छोटा है लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। स्थानीय कार्रवाई, वानुआतू ने जो सामुदायिक सत्र पर अनुकूलन उपाय शुरू कर दिए गए, जैसे कि तटीय सुरक्षा शुरू की है, जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि करनी शुरू कर दी है। ये जलवायु अनुकूल प्रथा को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक ज्ञान को भी एकीकृत करता है। जो पारंपरिक ज्ञान है उसको इकट्ठा करना ये भी वानुआतू एक काम करता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों का सामना करने वाले देशों में से सबसे आगे है। फिर भी ये वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में नगण्य योगदान देता है। मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है उसमें इसका योगदान ना के बराबर है। इसकी जो सक्रियता है बाकी विकासशील और छोटे देशों को प्रेरित करती है कि जो बाकी देश विकास कर रहे हैं या फिर छोटे देश हैं उनको एक मतलब मोटिवेशन मिलता है उससे, और बड़े उत्सर्जक देशों पर दबाव डालती है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें। बड़े जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पीछे हट जाते हैं जब भी कोई जलवायु परिवर्तन के मुद्दे उठते हैं, तो उनका कोई भी जवाब नहीं होता या उनके द्वारा कोई भी फंड नहीं दिया जाता, या फंड जितना दिया जाता है वो सफिशेंट नहीं होता है। तो इसी तरह उन बड़े देशों पर दबाव डालती है और जो छोटे देश है उनको मोटिवेशन मिलता है वानुआतू प्रवाल द्वीप से।
तो आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते, ये है पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर आप ये देखिए वनुअतु, ये जो है एक परवाल द्वीप है। तो इसको छोटा समझने की हम भूल नहीं कर सकते कि ये छोटा है तो इसका कोई रोल नहीं है, हालांकि इसका रोल सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 23 जुलाई 2025 की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।